So, hello friends, welcome or welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend एकता दुबे. So friends, आज का टॉपिक है हमारा 2.4 क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, जिसमें हमें दो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बोली गई है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग. और आज हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट. ठीक है. सो व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है? हम क्लास में जाते हैं, हम कैसे क्लास से डील करते हैं, क्लास में क्या रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लास में कैसा डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स, स्टूडेंट्स का बैठने का तरीका, उनके लिए लाइटिंग, एवरीथिंग किसके अंडर आती है? क्लासरूम अरेंजमेंट में आती है. अब ये ज़रूरी क्यों है? आपको पढ़ाना आता है, आपको कंटेंट रिप्रेजेंट करना आता है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इंटरेस्टिंग भी और स्पेसिफिक भी, और एज वेल एज आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है. बट स्टूडेंट जब आपके तरीके पे फोकस नहीं होंगे, वो आपके कंटेंट को सुन नहीं रहे होंगे, तो शायद वो पढ़ाने का तरीका यूजफुल ना रहे उतना. और उसी चीज़ को और बेटर बनाने के लिए ये हमें टीचिंग प्रोसेस में पढ़ाया जाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट. इससे हमें मालूम पड़ता है कि कैसे हमें बच्चों को हैंडल करना है, कैसे हमें अरेंजमेंट्स करनी है कि हम जो अपना कंटेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बच्चों के सामने और ईजी वे में जाए. ठीक है. तो ये होता है क्लासरूम मैनेजमेंट. ये ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जब बिगिनर टीचर्स होते हैं, और स्पेशली जो नए टीचर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनके पास कंटेंट होता है, उनको तरीका आता है, लेकिन अगर वो क्लासरूम मैनेज नहीं कर पाते तो स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. कोई बच्चा में भी किसी अपने सिटिंग प्रॉब्लम में परेशान है, वहाँ पे एडजस्टमेंट में है, कोई अपने घर की प्रॉब्लम से परेशान है, वहाँ एडजस्टमेंट कर रहा है अपना, और उसका ध्यान फोकस्ड नहीं है वो स्टडी मटेरियल पे. कोई स्टूडेंट्स अपने आप में बात कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स खिड़की से बाहर देख रहे हैं, कहीं पे सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है तो बच्चे अपने आप में ही लगे पड़े हैं. सो ये सब किस वजह से होता है? मिस मैनेजमेंट की वजह से होता है. इसीलिए आज हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट. तो डेफिनेशन क्या है? refers to the wide variety of skills and technique that teacher uses to keep student organized, orderly, focused, attentive on task and academically productive during class. तो क्या है ये? एक प्रोसेस है, एक वाइड वैरायटी ऑफ स्किल और टेक्निक्स है जिससे जो टीचर होता है वो क्लास को ऑर्डरली, सीक्वेंस में, फोकस्ड और ज़्यादा अटेंटिव बच्चे क्लास में बैठें, एज वेल एज अपने जितने भी एकेडमिक चीज़ें हैं उनको अटेन करे, गेन करे एज मच एज प्रोडक्टिव दे कैन. ठीक है. इसीलिए सीखते हैं हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट. तो किसके लिए है क्लासरूम मैनेजमेंट? फॉर टीचर्स है, ताकि वो बच्चों को संभाल सके, बच्चों को मैनेज कर सके, उनके और सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर सके. इससे क्या क्या होता है? इफेक्टिव डिसिप्लिन. इससे हम क्लासरूम में एक इफेक्टिव डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट. क्लासरूम मैनेजमेंट में मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट भी आता है. क्यों? आप क्लासरूम स्टार्ट करने से पहले बच्चों को मोटिवेट करते हो कि आपको ये टॉपिक या कुछ भी पढ़ने की जरूरत क्यों है, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्या इसकी नीड है, ताकि बच्चे उस नीड को समझ के उस कंटेंट को बिल्कुल अटेंटिवली सुने और गेन करें. तो वहाँ क्या आता है? मोटिवेशन आता है. फिर क्या है? प्रोवाइडिंग सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. जब हम बच्चों को सही सीटिंग अरेंजमेंट, उनके लिए हमेशा अप्रोचेबल होते हैं, हमेशा उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? एक सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है जिससे वो टीचर को सुनते हैं एज वेल एज टीचर की सुनना चाहते हैं. बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर क्लास. क्लास के लिए प्रिपेयर रहना. इट मीन्स आपको अपनी क्लास के लिए पहले प्रिपेयर रहना है. ये नहीं कि आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन के साथ नहीं आ रहे हो, हमेशा कभी भी क्लास ले ली, कुछ भी पढ़ा दिया. नहीं, जब आप प्रिपरेशन के साथ आते हो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा प्लान चीज़ें ज़्यादा बेटर जाती हैं. येस, यू आर अ टीचर, आपको पहले से कंटेंट आता है, बट जब आप उसकी और प्रैक्टिस करते हैं, अपनी क्लास की मैनेजमेंट के साथ पूरी प्रिपरेशन लेके चलते हैं कि कैसे मैं बच्चों को कंटेंट रिप्रेजेंट करूंगी, मैं क्या क्या एग्जांपल दे सकती हूँ, एज वेल एज अगर मैं कोई मटेरियल उनको देने वाली हूँ तो वो बच्चे कैसे आएंगे मेरे तक, मैं उनको मटेरियल दूंगी या फिर वो दो दो करके स्टूडेंट अपने डेस्क से आएंगे, मैं उनको बुलाऊंगी, ताकि ऐसा ना हो कि सारे बच्चे एक साथ डेस्क पे आ गए अपना कोई मटेरियल लेने के लिए. तो ये सब क्या है? मैनेजमेंट है. तो इसके लिए हमें कैसा होना है? प्रिपेयर्ड रहना होता है. ठीक है. तो ये सब हम सीखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में. अब बी प्रिपेयर्ड, किस चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा? दैट इज बी ऑर्गेनाइज्ड. हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहिए कि आपको क्लास कैसे मैनेज करनी है, अपनी क्लास में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है, क्या क्या रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, अपना मटेरियल अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या क्या TLM लेंगे आप, क्या क्या एग्जाम्पल्स देंगे, क्या क्या वर्कशीट्स होंगी, सब कुछ. बी ऑन टाइम. हमेशा टाइम पे रहिए.
हम जब भी टाइम से थोड़ा आगे या पीछे होते हैं, हमारे अंदर खुद ही एंजाइटी आ जाती है, जिसकी वजह से हम ही उस कंटेंट को तो बहुत जल्दी रिप्रेजेंट कर देते हैं या तो कुछ टॉपिक्स को हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम टाइम पे रहते हैं, हम काम रहते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं और हम अपने कंटेंट को ज्यादा बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज वेल एज स्टूडेंट की नीड्स को भी समझ सकते हैं। हैव प्लान बी एंड प्लान सी। आपका कंटेंट कितना भी अच्छा है, आप कितने भी ऑर्गेनाइज्ड है, स्टिल आपको अपने लिए कुछ ऑल्टरनेटिव लेके रखने चाहिए, प्लान बी और प्लान सी, जिसमें बोला गया है इसको कि अगर आपने प्लान ए बनाया हुआ है कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना है और किसी वजह से हो सकता है कोई इश्यू आ जाए, तो आपके पास प्लान बी एंड प्लान सी होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं वाई। अब इसकी जरूरत क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, सेटिस्फेक्शन एंड एंजॉयमेंट। ये सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स को। आप जब कहते हैं बिल्कुल एक मैनेज क्लास को पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी चीजों को ज्यादा गेन करती है। आपको भी सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने जो पढ़ाया वो क्लास को समझ में आया, क्लास को भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हम क्लास में आए थे, हमने जो चीज पढ़ी वो बिल्कुल करेक्ट है, या हमने जो चीज पढ़ी वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आए, और एंजॉयमेंट होता है। एज वेल एज अगर आप एक पैशनेट टीचर है, टीचिंग प्रोफेशन सच में आपका इंटरेस्ट है, तो यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस। आपको मजा आएगा कि जब आप पढ़ा रहे हो और बच्चों को समझ में आ रहा है तो। और अगर मिसमैनेजमेंट होता है और आपका टीचिंग प्रोफेशन एक पैशन है, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रहोगे, अनसेटिस्फाइड रहोगे कि मैं उस तरह से कंटेंट प्रेजेंट नहीं कर पाई या फिर मैं क्लास को मैनेज नहीं कर पाई। ठीक है, नेक्स्ट है रीजन ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। आपके क्लासरूम मैनेज्ड है, आपके बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, सिटिंग अरेंजमेंट सही है। सोचिए एक लाइन से ही सारे बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास में मूवमेंट की जगह नहीं है, आप बच्चों को अपने पास बुलाना चाहे तो चार चार बच्चे हैं, एक बच्चे को निकल के आना पड़ेगा और पूरी रो फिर परेशान हो रही है। वहां पे क्या होगा, आप भी सोचेंगे ठीक है सबको उठना पड़ रहा है, आप बैठ जाओ वहीं से बोलो। ठीक है, तो यहाँ मिसमैनेजमेंट आई। मे बी आपने जो तरीका सोचा था वो उतना इफेक्टिवली आप अप्लाई नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन वही मैनेज क्लास है कि चार डेस्क से और बीच में टीचर्स कहते हैं मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकता है, पूरा स्टूडेंट को बुला सकते हो आप आराम से। तो क्या हुआ, ये एक मैनेजमेंट हुई, आपने अपना प्लान जैसे सोचा था वैसे एग्जीक्यूट किया। तो इससे क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिवली आप इंस्ट्रक्शंस दे पाओगे, ज्यादा इफेक्टिवली आप अपनी क्लास को कोई भी कंटेंट रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट बात है हमारी कंपोनेंट। अब क्लासरूम मैनेजमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो 3 कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड इंटरवेंशन। इसका हो गया इसका। ठीक है, टीचर प्राइमरी कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि टीचर प्राइमरी कंपोनेंट इसलिए है, क्लासरूम बैठा हुआ है लेकिन टीचर नहीं है, तो क्या वो क्लासरूम कहलाएगा, नहीं। जब स्टूडेंट और टीचर जब मिलते हैं तब वो क्लासरूम कहलाता है। ठीक है, तो टीचर क्या है, एक प्राइमरी कंपोनेंट है, एक प्रिंसिपल है, क्योंकि टीचर ही रिप्रेजेंट करता है मटेरियल को। एज वेल एज टीचर जैसा होता है वैसी ही क्लास भी होती है। कुछ टीचर्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं तो उनकी क्लास में कभी कभार बहुत शोर होता है। कुछ टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चे हिलते भी नहीं अपनी जगह से, और कुछ टीचर किसी जगह पे स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी जगह पे फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनकी क्लास बहुत स्मूथ चल रही होती है। इट मीन्स आपको क्लास में फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए अपने साथ, एज वेल एज रिजिडिटी भी चाहिए। जहां पे जरूरत है वहां पे स्ट्रिक्ट होइए, जहां पे जरूरत है फ्रैंक होइए। ओवर फ्रैंकनेस भी करेक्ट नहीं है, बच्चों को बिल्कुल ही दोस्त भी नहीं बना सकते आप, और बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते। जहां बच्चों को नीड है वहां पे थोड़ी सी फ्रैंकनेस की जरूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, और कहीं कहीं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्टनेस की जरूरत होती है। तो ये काम कौन करेगा, टीचर करेगा। अब हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट थिंग, हाउ यू बिहेव, आप कैसे सबके सामने टीचर अपनी और टीचर का क्रिएट करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि क्लास में कुछ टीचर्स हैं बहुत ज्यादा कहते हैं मतलब बिल्कुल ही फॉर्मली खड़ी होती हैं, फॉर्मली प्रेजेंट करती हैं अपने आप को, तो उस टाइम पे एक अलग ऑरा क्रिएट होता है। और एक बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ऐसी उठ के आ जाए और बिल्कुल ध्यान ना दे क्लास पे, तो वो एक अलग चीज है। तो बच्चों को भी वो टीचर वाली फीलिंग नहीं आती। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि टीचर अपने साथ होने वाली एक्टिविटीज, अपने कहते हैं अपने ड्रेसिंग सेंस, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, हर चीज पे ध्यान दे, क्योंकि वो एक प्राइमरी कंपोनेंट है क्लासरूम का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स क्यों है जरूरी कंपोनेंट? ऑब्वियसली टीचर पढ़ाएंगे किसको? अब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है। क्यों? क्योंकि क्लास को पढ़ाना होता है तो एक आध स्टूडेंट कभी एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंशन करना जरूरी है। और इसीलिए कहीं कहीं किसी किसी जगह पे इसको सेकेंडरी कंपोनेंट रखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके कंटेंट को समझेगा कौन, सुनेगा कौन, और आप किसके अकॉर्डिंगली अपना वर्क करोगे। आपको किसकी नीड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज क्रिएट करनी है, आपको किसकी नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को असेस करना है। वो कौन होंगे? हमारे स्टूडेंट्स होंगे। तो वो भी एक प्राइमरी कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरवेंशन, मतलब हस्तक्षेप। जो रीजन है टीचर और स्टूडेंट के इंटरवेंशन के, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और वही पूरे क्लासरूम को कंप्लीट करते हैं। क्या? सबसे पहले तो ग्रीटिंग। क्लास में आते ही क्या होती है? ग्रीटिंग होती है। उससे कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद कंटेंट हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, मटेरियल हो गया, इन सबको लेकर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है। फिर नोट्स टेकिंग हो गया, कहते हैं रिविजन्स हो गए, इन सबको लेके। उसके बाद असेसमेंट, इवैल्यूएशंस, इन सब के रिगार्डिंग टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। फिर कभी पीटीएम्स हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, को करिकुलर एक्टिविटीज है। इन सब चीजों से क्या हो रहा है? टीएलएम है हमारा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज है। फिर वे ऑफ इंटरवेंशन है कि हम कैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस। इन सब से क्या हो रहा है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है। और जब कम्युनिकेशन क्रिएट होता है वो दोनों एक दूसरे के लिए ईज होते हैं, ईजीनेस आती है दोनों में। टीचर को लगता है कि हाँ अब स्टूडेंट समझ पा रहे हैं मेरी बात को, एज वेल एज स्टूडेंट को लगता है कि हाँ टीचर हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे पूरा क्लासरूम का एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। अब बात करते हैं क्लासरूम शेड्यूल की। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास का टाइम क्या होता है? 45 से 30 मिनट होता है। तो 45 मिनट्स लेके एक काइंड ऑफ शेड्यूल क्रिएट करने की कोशिश की गई है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, बट कहीं ना कहीं इसके आसपास होता है तो क्लास ज्यादा बेटर होती है। सबसे पहले क्या है? स्टार्टिंग के 5 मिनट ग्रीटिंग में, कि आपने स्टूडेंट्स को ग्रीट करा। अगर बच्चे छोटे हैं तो वो आपको ग्रीट नहीं करेंगे, आपको उनको ग्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे उनकी वो हैबिट डेवलप होगी कि हमें जब भी क्लास में टीचर आती है या कोई बड़े हमसे जब मिलते हैं फर्स्ट सुबह सुबह तो या फर्स्ट टाइम, तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए? ग्रीट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी ग्रीटिंग। सबसे स्टार्टिंग के 5 मिनट क्या होती है? ग्रीटिंग। नेक्स्ट है हमारा 10 मिनट्स हमें रिवीजन या इंट्रोडक्शन। अगर हम कोई कंटेंट लेके चल रहे हैं जो हम प्रीवियस क्लास से चला रहे हैं तो उसका रिवीजन, या फिर इंट्रोडक्शन कोई नया कंटेंट है तो स्टार्टिंग के 5 मिनट उसके कहते हैं बेसलाइन बनानी होती है, ताकि बच्चे को वो कंसेप्ट समझ में आए कि ये क्यों है, किस लिए है क्या चीज वो एक्चुअली। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है 20 मिनट्स में टीचिंग मैथड हमारे पास जो भी हम अप्लाई करने वाले हैं वो, एंड एक्सप्लेनेशन। उस कंटेंट की जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है हम इस 20 मिनट में बच्चों तक कहते कन्वे करते हैं। अपना टीचिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कुछ भी यूज कर रहे हो, वो टीएलएम हो या हम प्रोजेक्ट्स यूज कर रहे हो या फिर हम कुछ प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो, चार्ट्स यूज कर रहे हैं। उन सब चीजों को यूज करके अपने टीचिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करते हुए एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसके बाद लास्ट के 5 मिनट हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। हमने जो पूरा पढ़ाया इन शॉर्ट वो है क्या, कंक्लूजन उसका करते हैं हम। और अगर वो कंप्लीट हो गया तो उसके क्वेश्चन आंसर्स या फिर कुछ क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, ताकि टीचर को क्लियर हो जाए कि बच्चे समझ पाए हैं या नहीं, और अगर कहीं कुछ मिसकंसेप्शन आ गए तो उनको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, फिर आते हैं हम 5th पे, थैंक्स गिविंग। हमें स्टूडेंट को भी रीइंफोर्स करना चाहिए कि उन्होंने हमारी क्लास अटेंड करी और उसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करी। तो इसलिए जरूरी है कि आप भी अपने स्टूडेंट को प्रेज करें टू अटेंड द क्लास। इससे उनको लगता है कि हाँ उनकी भी वैल्यू है, आप उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे रही हैं। और ऑब्वियसली जब स्टूडेंट को खुद रिस्पेक्टफुल फील होता है तो वो ऑटोमेटिकली टीचर के लिए भी रिस्पेक्ट डेवलप करता है और वो रिस्पेक्ट शो भी करता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि करेक्ट 5 मिनट बोल दे तो 5 मिनट से 1 सेकंड कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन इट मीन्स कि आपको क्लासरूम कुछ इस ऑर्डर में होना चाहिए कि ग्रीट भी करे, रिवीजन भी दे, अपना कंटेंट भी रिप्रेजेंट करे, उसको कंक्लूड भी करे। क्योंकि कंक्लूड नहीं करते तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि भाई बात क्या हुई थी। और लास्ट में बच्चों को भी रीइंफोर्स करो कि उन्होंने हमें सुना या फिर समझने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट हमारे क्लासरूम में होने चाहिए।
टाइम मैनेज करना आपका काम है। अब बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट होनी कैसे चाहिए। तो टू बी वेरी फ्रैंक, किसी के अकॉर्डिंग कोई क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होती। मैं आपको बोल दूं कि आपके क्लासरूम में ये सारी चीजें करो और यही आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट है, नहीं। हर एक बच्चा इंडिविजुअल है, अलग है, हर एक टीचर अलग है, हर एक बच्चे की नीड अलग है, हर एक स्टूडेंट एज ग्रुप में अलग अलग वे में बिहेव करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो हर एक बच्चे की नीड भी अलग है, हर एक टीचर का तरीका भी अलग है। मे बी जो तरीका मैं इम्प्लीमेंट करूँ अपनी क्लासरूम में, अगर आप वो इम्प्लीमेंट करें तो आप उतना बेटर ना कर पाए, या फिर उससे बेटर कर दें, या फिर वो बच्चों के लिए उतना बेटर ना साबित हो। तो आपको क्लासरूम मैनेजमेंट करना कैसे है, ये आप एज अ टीचर ट्राई एंड एरर करेंगे। आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी है और पता करना है कि आपकी क्लास के स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग कौन सा तरीका करेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, कौन सा तरीका बच्चों के लिए बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो ये काम किसका है, हम टीचर्स का है कि हम पता करें हमारी क्लासरूम में कौन सा मटेरियल, कौन सा रूल, कौन सा चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी है ताकि बच्चे ज्यादा मैनेज्ड हो सके। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द जो टीचर जैसा प्रेजेंट करती है उन सब पे। ठीक है, अब कुछ चीजें जो याद रख सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं जब भी हम क्लासरूम मैनेज करना चाह रहे हैं। पहला, प्रॉक्सिमिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। इट मीन्स कि हम स्टूडेंट के पास कैसे रीचेबल है एंड बॉडी लैंग्वेज क्या है हमारी। जरूरी है कि टीचर की बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट करे, बहुत फ्रैंक नहीं, जैसा कि मैंने बताया। एज वेल एज बॉडी लैंग्वेज कि हम बच्चे के सामने कैसे बिहेव करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर अपने आप में एक कहते हैं रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी में आती हैं, तो हमें वो इमेज बच्चों के सामने प्रेजेंट करनी होती है ताकि वो उस चीज की रिस्पेक्ट करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। अगर बहुत ज्यादा फ्रैंक होता है तो स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कम करते हैं। नेक्स्ट है गेटिंग अटेंशन। हमें अपने कंटेंट की रिप्रेजेंट करने से पहले बच्चों की अटेंशन लेनी जरूरी है, इसीलिए मोटिवेट करते हैं हम पहले स्टूडेंट को, क्लास से कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं ताकि वो अपना जो भी पहले का उस पीरियड से पहले का कोई काम है या फिर किसी और चीज पे उनकी अटेंशन है तो वो वहां से हटे और आपके कंटेंट आपकी तरफ अपनी अटेंशन लाए। तो गेन अटेंशन किसी भी कंटेंट को रिप्रेजेंट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम। बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ये नहीं कि उसने वो खड़ा है वो क्लास में परेशान कर रहा है तो उसको बस शांत कर दिया। जानने की कोशिश करिए कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। मे बी कोई बच्चा क्लासरूम में अटेंटिव इसलिए नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और इश्यूज चल रहे हैं, मे बी कुछ और बात है, या कोई भी रीजन हो सकता है। मे बी वो अपनी सीट पे करेक्टली एडजस्ट ना हो पा रहा हो, उसकी सीट उसके अकॉर्डिंग बड़ी है छोटी हो, या फिर XYZ कोई भी रीजन हो सकते हैं। एज अ टीचर आपका काम है कि आप उस रीजंस को पता करें और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ डांट दिया और बोल दिया बैठ जाओ, नहीं बैठो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ। ये तरीका सही नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की जो सीट्स है क्या उनकी हाइट के अकॉर्डिंग सही है, अप्रोप्रिएट है, उनकी जो सिटिंग पोजीशंस है वो सही है, क्लासरूम में स्पेसिंग सही है या नहीं, ताकि आप मूवमेंट करके देख सके हर एक बच्चे को। आपको किसी बच्चे को बुलाना हो तो वो आराम से आ सके, ये ना हो कि एक बच्चे के लिए पूरी क्लास को मतलब क्लास को अपने रो में से बाहर निकलना पड़ रहा है। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट कि हर एक बच्चा इजिली मूव कर सके, मोबिलिटी वहां पे हो। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होना भी जरूरी है। तो ये क्या है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। जब ये क्रिएट होता है तब बच्चा अपने आप उस कंटेंट को, अगर उसको वो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होता है तो उसको ज्यादा अच्छे से गेन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अप्रोचेबल। यू हैव टू बी अप्रोचेबल फॉर योर स्टूडेंट, सिर्फ क्लासरूम में नहीं एज वेल एज क्लासरूम के बाद भी। आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अपने बच्चों का इतना ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि अगर क्लासरूम में कोई बच्चा आपसे कुछ नहीं पूछ पा रहा है तो वो आफ्टर क्लासरूम चाहे स्टाफ रूम में या बाद में आपसे मिलके अपना कंटेंट, अपने डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर करें। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते, तो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उनके लिए अप्रोचेबल हो। लाइटिंग, करेक्ट लाइटिंग होनी चाहिए। किसी बच्चे को दूर का पास का नहीं दिखता तो आप उनको लास्ट डेस्क पे मत बैठाओ, सामने बैठाओ। किसी बच्चे को लाइटिंग इश्यूज है तो उसको लाइट के सामने बैठाओ। किसी बच्चों को लाइट से ज्यादा इशू होते हैं तो उनको वहां पे बैठाओ जहां पर डायरेक्ट लाइट नहीं आती, वहां पर बैठाओ। ठीक है, फिर कुछ रूल्स, आपको अपनी क्लास में कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करने होते हैं ताकि आपकी क्लास मैनेज्ड वे में चले। जैसे आप बोल सकते हैं कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पुट अप करूंगी आपको हैंड रेस करने होंगे, ना कि सीधे आंसर्स बोल देने होंगे।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक मैनेजमेंट होगी, आपने कुछ पूछा तो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, क्लास में एक्सेसिव शोर नहीं हो रहा, नॉइज नहीं हो रहा। या फिर किसी भी बच्चे को अपनी बात कहनी है तो वो पहले परमिशन लेगा, या फिर जब कोई टॉपिक चल रहा हो उसके एंड में आपको पूछना है, ताकि जिसको समझ में आ रहा है उसको बाद में इशू ना आए, क्योंकि एक फ्लो में जब चलता रहता है ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करना कि अगर फॉर एग्जांपल आजकल है कि क्लास में इंग्लिश ही बोलनी है, तो कोशिश करिए एज अ टीचर आप इजी इंग्लिश वर्ड यूज करें। क्यों? क्योंकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि बच्चे की भी उतनी स्ट्रांग हो। तो इजी वर्ड्स लेके चलो ताकि बच्चे भी उसको समझ पाए। सो यहाँ पे कुछ तरीके बताए मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट के, आई होप आपको क्लियर हो गए हो। एंड स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे टीचिंग स्ट्रेटेजीज। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून।